हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम वो कहानियाँ में आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर की गिनती अनमोल गायिकाओं में है। उनकी मधुर आवाज़ के दीवाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। 8 दशक से भी अधिक समय से हिंदुस्तान की आवाज़ बनी लता जी ने लगभग 7 दशकों में 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में और 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। लता मंगेशकर जी को साल 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। मात्र 5 साल की उम्र में लता जी को एक भयंकर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ गई थी। इस दौरान वो और उनका परिवार बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। लेकिन जब वो ठीक हो गईं, तो उनके पिता ने बाजे वालों को बुलाया और माँ ने अनाज, नारियल और महंगी साड़ियाँ शगुन के तौर पर बांटी और अपनी बेटी का पुनर्जन्म मनाया। आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने किस राग से अपनी संगीत साधना की शुरुआत की थी? हजारों गाने गाने वाली लता जी ने पहला राग कौन सा सीखा था, ये हम आपको बताते हैं। लता जी ने जो पहला राग सीखा वो राग था पुरिया धनश्री। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 6 साल थी। लता जी ने यह राग अपने पिता और मशहूर नाट्यकर्मी, गायक व संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की गोद में बैठकर सीखा था। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि आम तौर पर शास्त्रीय गायकी की शिक्षा की शुरुआत राग भैरव, राग यमन या राग भूपाली से की जाती है। इन रागों की अपेक्षा राग पुरिया धनश्री कठिन राग है, लेकिन लता जी की शिक्षा इस कठिन राग से शुरू हुई। लता जी की परवरिश महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने 5 साल की उम्र से पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता ताई बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। उनके पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए शायद वो लता जी के फिल्मों में गाने के सख्त खिलाफ थे। वर्ष 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और अर्थोपार्जन के लिए लता जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। लता जी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। लता ताई ने जब बॉलीवुड का रुख किया तो उस समय शमशाद बेगम और नूर जहां जैसी गायिकाओं का दौर चल रहा था और महिलाओं की आवाज़ों को थोड़ा भारी होना एक आकर्षण माना जाता था। ये एक आम राय थी कि भारी आवाज़ में ही महिलाएं अच्छा गाती हैं और लता जी की आवाज़ को पतली करार दे दिया गया। कुछ फिल्मों में गाने गा चुकी थीं। इस दौरान वो एक्टिंग भी कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ में बचपना था। ऐसे में संगीतकार गुलाम हैदर ने उनको ट्रेन किया और उनकी आवाज़ को परिपक्व करने में उनकी सहायता भी की। लेकिन इस दौरान लता को मिला उनका पहला रिजेक्शन। बॉलीवुड के मशहूर मुखर्जी परिवार से संबंध रखने वाले निर्माता एस मुखर्जी ने एक बार लता की आवाज़ को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ उनकी हीरोइन के लिए फिट नहीं है। दरअसल लता जी को गुलाम हैदर शशधर मुखर्जी के पास लेकर गए। हैदर साहब को उम्मीद थी कि शशधर उन्हें ना नहीं कहेंगे, लेकिन तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो और मुनीम जी जैसी हिट फिल्मों के निर्माता शशधर ने लता जी को पहली ही बार में रिजेक्ट कर दिया। तब हैदर साहब ने खुद अपनी फिल्म में लता जी से प्लेबैक कराया और वो सुपर हिट साबित हुई। किस्मत का खेल तो देखिए कि लता जी को कभी पतली आवाज़ कहकर रिजेक्ट कर देने वाले शशधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म मुनीम जी में उनसे 6 गाने गवाए और वहीं गीता दत्त को इस फिल्म के लिए मात्र 3 गाने मिले। 40 के दशक में लता मंगेशकर जी ने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था। तब वो घर से निकलकर लोकल ट्रेन पकड़ के मलाड जाया करती थी। वहाँ से उतर के वो बॉम्बे टॉकीज पैदल जाया करती थी। रास्ते में किशोर कुमार भी मिलते, लेकिन वो लता जी को पहचानते नहीं थे। किशोर दा उनकी तरफ देखते रहते, कभी हंसते, कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते। लता को उनकी हरकतें अजीब सी लगती। उस वक्त वो खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। एक दिन स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने खेमचंद जी से शिकायत की। उन्होंने कहा, चाचा, ये लड़का मेरा पीछा करता रहता है, मुझे देखकर हंसता रहता है। तब खेमचंद जी ने कहा, अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर है। और इस तरह से लता मंगेशकर और किशोर दा की पहली मुलाकात हुई। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर लोग यही सोचते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर्स ही सिंगर्स को चुनते हैं, लेकिन कम से कम लता जी के मामले में ये काम स्टार्स भी किया करते थे। लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था
कि मधुबाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती थी उसमें ये शर्त भी होती थी कि उन पर जो भी गाने फिल्माए जाएंगे उन्हें लता ही गाएंगी। 1940 के दशक में म्यूजिक की दुनिया में जीएम दुर्रानी का जलवा था। एक बार लता, नौशाद साहब और दुर्रानी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन दुर्रानी का बर्ताव शर्मीली और विनम्र लता के साथ ठीक नहीं था। उनकी जुबान में कामयाबी का नशा था। नौशाद साहब उस घटना के गवाह भी थे। उस समय सिर्फ 2 माइक हुआ करते थे, एक संगीतकारों के लिए और दूसरा गायकों के लिए। इस तरह वो दुर्रानी और लता आमने सामने खड़े हो जाया करते थे, लेकिन दुर्रानी की लाइन पूरी होती ही वो कोई शरारत करने लगते। लेकिन लता दुर्रानी की हरकतों से घबराने की जगह नाराज हो रही थी। लता के साथ एक और रिकॉर्डिंग के दौरान भी दुर्रानी ने पुरानी हरकतें शुरू कर दी। उन्होंने लता के सादे पहनावे का मजाक उड़ाते हुए लखनवी उर्दू में कहा, लता तुम रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती? तुम कैसे इस तरह सफ़ेद चादर लपेटकर चली आती हो? कुछ ऐसे हालातों में भी लता मंगेशकर जी ने हिम्मत नहीं खोई और डटकर सामना किया। लता जी जब प्रसिद्धि के शिखर पर थीं तो उनके काफ़ी दुश्मन भी हो गए थे। 1962 में जब लता जी 32 साल की थी तब खबर है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेवा ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में किया है, जिसके बाद राइटर मजरू सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते, फिर लता को खाने देते। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद देश निराशा में डूबा था। इस हालात में कवि प्रदीप ने एक गीत रचा। वो गीत था ए मेरे वतन के लोगों। इस गीत को गाने का प्रस्ताव कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर के सामने रखा था, लेकिन लता जी ने शुरू में इसे गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पास रिहर्सल के लिए वक्त नहीं था। लेकिन बाद में जब प्रदीप ने उनसे जिद की तो लता मान गई। ए मेरे वतन के लोगों की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह में होनी थी। समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी शामिल थे। जहां खचाखच भरे हॉल में लता जी ने यह गाना गाया तो नेहरू साहब की आंखें भर आईं। गाना खत्म होने के बाद महबूब खान लता जी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें पंडित जी ने बुलाया है। जब वो उनके पास गई तो पंडित जी सहित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। लता जी को कभी एक महाराजा से मोहब्बत हो गई थी और वो महाराजा कोई और नहीं बल्कि उनके भाई के दोस्त थे। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से वो बेहद प्यार करने लगी थी। हालांकि इस बारे में लता जी ने कभी कुछ नहीं कहा। उन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब वो लॉ की पढ़ाई मुंबई में कर रहे थे। इस दौरान वो लता जी के भाई के साथ उनके घर पर जाया करते थे। देखते ही देखते राजा और लता जी की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। लता और राज सिंह दोनों क्रिकेट के भी शौकीन हुआ करते थे और कहीं ना कहीं क्रिकेट का शौक ही उन्हें इतना करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई क्योंकि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। 60 के दशक में लता जी और तलत साहब के डुएट गाने की रिकॉर्डिंग का प्रपोजल आया, लेकिन किन्हीं वजहों से ये पूरा नहीं हो पाया। तब ये अफवाह फैली थी कि लता जी ने ये गाना इसलिए नहीं गाया क्योंकि उनका को सिंगर दूसरे धर्म का है। तलत महमूद ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते ये गलतफहमी दूर हो गई। दोनों आमने सामने मिले और लता जी ने उनसे पूछा कि आपने इस तरह की कहानी पर कैसे यकीन कर लिया? आप ये नहीं जानते कि रफ़ी साहब, नौशाद साहब भी दूसरे धर्म के हैं। मैं हमेशा उनके साथ काम करती आई हूँ। मैं यूसुफ भाई दिलीप कुमार को राखी बांधा करती हूँ। आप ये भी भूल गए कि मैंने अमन अली और अमानत खान साहब की शागिर्द के तौर पर सीखना शुरू किया था। वे दोनों भी दूसरे धर्म के थे। लता ताई और म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन का रिश्ता बहुत ही अनूठा था। बात 1948 की है, जब लता फिल्म आंखें में नहीं गा सकी। एक बार मदन मोहन लता के घर पहुंचे और उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं गा पाई। फिर वो लता को घर ले गए और कहा, आज राखी है, ये लो मेरी कलाई और बांध दो राखी मुझे। मदन मोहन ने लता से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का ही गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाने गाओगी।
लता से किया हुआ वादा मदन मोहन ने निधन के बाद भी पूरा किया। दरअसल जब 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कंपोजिशन को यूज किया गया, तब सारे गाने लता मंगेशकर जी ने ही गाए थे। इसके पहले 1975 में मदन मोहन के निधन के बाद रिलीज हुई तकरीबन 6 फिल्मों में भी उनका संगीत यूज किया गया, जिसमें से कई में लता मंगेशकर की आवाज सुनने को मिली। चर्चित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की प्रेरणा स्वर कोकिला लता मंगेशकर थीं और वो 1978 की आर.के. बैनर की इस फिल्म में लता जी को ही लेना चाहते थे। इस बात का खुलासा राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा ने अपनी किताब में किया। ये साधारण सी दिखने वाली एक लड़की की कहानी थी, जिसकी आवाज़ से एक व्यक्ति को उससे प्यार हो जाता है। वो इस भूमिका के लिए लता मंगेशकर जी को ही लेना चाहते थे। लता मंगेशकर पहले तो फिल्म में काम करने को राजी हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने इस पेशकश को नकार दिया। आज के लिए बस इतना ही। कहानियों के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और स्टार के जिंदगी के किस्सों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।